श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी सोमनाथ, चंद्रदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण श्लोक में द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसके यह 5 भागों में हुआ करता है। इसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से भी लघु पंचांग के रूप में प्रस्तुत किया करते हैं, जो कि आपके सुझावों के अनुरूप। पंचांग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, अतः पंचांग के बारे में कुछ विशेष बातें जानना अत्यावश्यक। पंचांग में जाने के पूर्व, उसकी महत्ता को जाने के पूर्व, दैनिक पंचांग के जो 5 भागों में है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत किया था। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में हो स्थायी रूप से और आज जो भ्रमण कर रहे हो, दोनों को का मिलान करके निकाला जाता है। यह इसे तारा बलम कहते हैं और यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित। इससे चर्चा उस प्रस्तुति। तीसरा भाग जन्म राशि यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा उसे जन्म राशि कहते हैं और जन्म राशि और आज चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना, इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग आज का चौघड़िया काफी महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता काफी है दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्यों, या कहें विशेष कार्यों से लेकर दैनिक कार्यों, इसकी महत्ता काफी अधिक है और यह शुभ और शुभ मुहूर्त बताता है। साथ ही साथ विशेष प्रयोजन के लिए इसका उपयोग की इसकी उपयोगिता यह बताता है। और पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा, तो हम आपके साथ 5 भागों तक हैं। आपसे अनुरोध है कि कहीं जाइएगा मत और इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करिएगा। देखिए इसका आपके लिए कुछ न कुछ, यह आज का पंचांग कुछ न कुछ लेकर आए। तो चलिए आज के पंचांग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। शुभ या अशुभ मुहूर्त यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में हम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण कर जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में हम आगे बढ़े। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को साझा करें मित्रों परिजनों शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें। तो ये रहे पंचांग की हमारे भूमिका और हम जो साझा करें प्रस्तुति को, वे जो अपने जीवन को समृद्ध बना सके यदि, तो उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए अब के लिए चलते हैं आपको आज के दैनिक पंचांग में। भाग 1 में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 11 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्व विक्रम संवत 2082, कलायुग और कलयुग का 5026वां वर्ष।
आज का सूर्योदय 5:21 पर, सूर्यास्त 6:28। सनराइज एट 5:21 AM, सनसेट एट 6:28 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा करने का प्रयत्न कर यात्रा में शुभता है। पंचांग के पांचों अंक, वार सोमवार, तिथि दिन के 10:33 तक द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1 बजे तक सतविशा, उसके बाद पूर्वा भद्रा। योग रात्रि 9:34 तक अतिगंठ, उसके बाद सुकर्मा। और करण दिन के 10:33 तक कर, तत्पश्चात रात्रि के 9:38 तक वनिच, उसके बाद वृष्टिपत। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:21। इस महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम भोलेनाथ को देखते हैं कि उनका वास कहाँ है। तो भोलेनाथ आज द्वितीय और तृतीय तिथि है, दोनों स्थिति में, एक स्थिति में सभा स्थल में, दूसरे में क्रीड़ा स्थल में, दोनों शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:21 अपराह्न तक। अमृत काल प्रातः 6:04 से 7:36 तक। और अमृत काल का दूसरा भाग कल भोर में 4:14 से 5:46। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:06 से 2:58 तक। और गोधूली बेला संध्या 6:28 से 6:50 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:59 से प्रातः के ही 6:59 से प्रातः 8:38 तक। गुलिक काल प्रातः 1:33 से अपराह्न 1:33 से अपराह्न 3:11 तक। यमगंड दिन के 10:16 से 11:54 तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि 7:06 से 8:37 रात्रि तक। और भद्रा रात्रि के 9:38 से कल सूर्योदय तक। पंचक प्रातः सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। जब भी कोई मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है उसे अहोरात्रि होता है। पंचक अहोरात्रि। आज भद्रा का वास मृत्यु लोक में है, जो कि शुभ नहीं है। पंचक की स्थिति आज शुभ है। ये रहे हमारे ग्रहों के शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रमा अपनी राशि कुंभ में जहां कल थे वहीं बरकरार है। नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, सतविशा नक्षत्र में आ गए। बुधदेव बकरी और अस्त थे। अस्त इनका इनकी सिचुएशन अभी समाप्त हो गई इनके प्रातः 4 बजे। और बकरी भी दिन के 10:30 के आसपास ये समाप्त हो गया। इस प्रकार फिलहाल मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह हैं। बुध की राशि में 3 ग्रह हैं। चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह हैं। और शनि की राशि में 2 ग्रह हैं। शेष ग्रहों की राशियों में मंगल और शुक्र को छोड़कर, जिसमें कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र और ग्रहों का संबंध में यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 1 ग्रह। केतु, चंद्रमा और मंगल ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि स्वतंत्र ग्रह हैं। इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार बृहस्पति राहु राहु के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में
दो ग्रह बुध और केतु चंद्र मंगल को छोड़, जिसमें कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। बृहस्पति और राहु दो ऐसे नक्षत्र हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु बृहस्पति। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। और पहले भाग से जाने के पूर्व अगस्त मास में जो ग्रहों की गोचर तालिका है वो इस प्रकार है। हेडिंग गलत है, सच क्षमा प्रार्थी। सूर्य देव 17 तारीख को दिन के 2 बजे प्रातः 2 अर्ली मॉर्निंग में 2 बजे ये राशि परिवर्तन करेंगे, जब कर्क राशि से अपनी ही राशि सिंह राशि में। बुधदेव 30 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में आएंगे और शुक्रदेव 31 तारीख को मीन राशि से, सॉरी, मिथुन राशि से कर्क राशि में आएंगे। वक्री ग्रह अस्त अस्त जो है, बुधदेव 11 अगस्त को इनके अस्त आज सुबह में 4:20 पर समाप्त हो गए और फिर बुधदेव 10 साढ़े 10 बजकर 13 मिनट पर आज उनके बकरी जो सिचुएशन 12 बजकर 59 मिनट पर उनके बकरी का सिचुएशन समाप्त होगा, वो बकरी से मार्गी हो जाए। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की तालिका, जो आपके लिए उपयोगी हो। आप और इस तरह हमारे पहले भाग की प्रस्तुति अब समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं अब अपने दूसरे भाग। स्वागत है आपका दूसरा भाग। ये दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार है और नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो इसमें दो चंद्रमा के दो रूप का देखा जाता है। पहला चंद्रमा जिस नक्षत्र में परमानेंट स्थायी रूप से आपके जन्म कुंडली में है, दूसरा चंद्रमा आज इस नक्षत्र में गोचर कर, इससे देखा जाता है, इसे तारा बलम कहते हैं। जो चार्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, जो यहाँ प्रदर्शित की जा रही है, उसमें वर्टिकल जो है तारा बलम के नीचे वर्टिकल कॉलम, वह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे संबंधित। और हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो तारा बलम के में है वह आज गोचर जो चंद्रमा कर रहे हैं उससे संबंधित। यह तारा बलम नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और इससे हम जीवन के बारे में जानते हैं और यह विभिन्न पहलुओं पर हमें मदद करता है आकलन करने में। सबसे पहला दशा महादशा, दूसरा ग्रहों के जन्म कुंडली की स्थिति और इसमें काफी तालमेल हो, अंतर हो, तो फलित जो आज फलित जो नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार है उसी के अनुसार। और तीसरा जो हम जीवन में जब भी सभी लोगों से मिलते हैं, चाहे पार्टनरशिप से लेकर के सभी लोग हैं, माता पिता से लेकर संतान होते हुए समाज, नौकरी पेशा आदि से कर्म स्थल होते हुए इसी समाज के विभिन्न अंग के लोगों को के साथ हमारा तालमेल कैसा होगा, उनका वे हमारे कितना लाभदायी हो सकते हैं, यह हम देख सकते हैं नौ तारा चक्र पद्धति। तो नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। ग्रहों के पास अब ग्रह अपना फल नहीं दे पाते। तो वैसी स्थिति में नक्षत्र को ग्रहों से जोड़ा जाता है।
यह पता नहीं है कि कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे, इसलिए 27 नक्षत्रों को 9 भागों में, 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियों में उसको रखा गया। और ये 3 श्रेणियां जो बने, 1 से 9 तक पहला, दूसरा 10 से 18 तक, और तीसरा 19वां से 27वां तक। इसी क्रम में नक्षत्रों को रखा गया। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतुदेव बने, दूसरा शुक्र बने, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्र, पांचवा मंगल, छठा राहुदेव, सातवां शनिदेव, बृहस्पति देव, आठवां शनिदेव और नौवां बुध। अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया। तो नक्षत्र, जो पहला नक्षत्र है हर श्रेणी में से, यानी पहला में से पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 19वां, इनका स्वामी तो पहले ग्रह केतु देव को दिया। यानी हर श्रेणी में से पहला ग्रह, पहला नक्षत्र निकालकर उनका स्वामी तो पहला ग्रह को मिला। इस प्रकार पहला नक्षत्र अश्विनी, माघा, मूला, इनका स्वामित्व केतु देव को मिला। अब दूसरा नक्षत्र जो होता है, यानी दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र, इसका स्वामित्व शुक्रदेव को मिला। और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सूची इस तरह से। अब इस सूची को यदि देखें, इसे सहेज कर रखें, यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। केतु देव के नक्षत्र में अश्विनी, माघा, मूला, शुक्रदेव दूसरा जो ग्रह बने, उनके नक्षत्र में दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र, भरणी, पूर्वा, फाल्गुन, पूर्वाषाढ़ा। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती का बुध देव को। अब ग्रहों को इसका प्रतिफल कैसे निकालते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण। यह सूची को सहेज कर रखे, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है स्थायी रूप से, उसके स्वामी को हम यहां से पकड़ते हैं इस सूची में से। और जब सूची में से पकड़ेंगे तो देखते हैं कि इस सूची के अनुसार हम जातक का जन्म किस ग्रह में हुआ है। जन्म कुंडली से नक्षत्र देखेंगे और नक्षत्र से यहाँ ग्रह देखेंगे। यही ग्रह से गणना आरंभ होती है। यानी किसी जातक का जन्म यदि मृगशिरा, चित्रा या शविष्ठा नक्षत्र हुआ हो, तो इनके नक्षत्र के स्वामी मंगल बन, और गणना यहीं से आरंभ होती है। और दूसरा ग्रह जो बनता है यहां से, राहु बनते हैं, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनिदेव, छठा बुधदेव, सातवां केतुदेव, आठवां शुक्र और नौवां चंद्रमा बने। हमने मंगल से शुरू किया था और नौवां ग्रह चंद्रमा बना। और यहीं से जब वो इसी का फल निकाला जाता है, तो पहला ग्रह जो मंगल बने, वहां से दूसरा राहु, चौथा शनि, छठा केतु और आठवां सूर्य, नौवां चंद्रमा, ये सभी सुफलदायी। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह सुफलदायी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां यह सुफलदायी। तो ये सूची हुई जो यह स्पष्ट करती है कि कैसे
पहला तारा मिश्रित फल देकर अशुभता देता है, तीसरा विपत्ति का कारण बनता है, पांचवा प्रत्यधिक और सातवां नैतनी, यानी बहुत जबरदस्त मिलन। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम ग्रह को पहचाने नौ तारा चक्र पद्धति से कि इस ग्रह के फल कैसे हमको मिलने वाले। अब यदि हमारा ग्रह दशा महादशा ऐसे ग्रह का चल रहा है जो शुभ फलदायी नहीं है, फिर हम उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं मानसिक रूप से। वो अच्छे फल कहां से देंगे? और दूसरा, यदि शुभ फलदायी है तो फिर हम अच्छे कार्यों को त्वरित गति से उसमें निष्पादन करें ताकि शुभता की परिसीमा में से बाहर वह ग्रह शुभता हमें दे। शुभता की परिमा सीमा को क्रॉस कर करके भी शुभ ग्रह ने शुभ ग्रह की दशा महादशा में काम किए गए कार्य की शुभता ज्यादा होगी और इस प्रकार हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमें अशुभ ग्रह की स्थिति हो तो फिर हम सावधान रहें ताकि चुनौती को स्वीकार कर सकें। तो इस प्रकार हम पहला दशा महादशा का फल जान सकते हैं। दूसरा, जन्म कुंडली में ग्रह किसी भी कैसी भी स्थिति में हो, बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता है लेकिन यह खराब स्थिति में भी रखी हुई है जन्म कुंडली में, फिर अच्छा फल कहां से? इस प्रकार ग्रहों को जो जन्म कुंडली में स्थायी स्थिति है उसका भी आकलन नवतारा चक्र से कर सकते हैं कि शुभ फलदायी है या शुभ। ऊपर से दिखने में तो हो सकता है कि शुभ फलदायी हो या शुभ फलदायी हो, अंदर की बात कुछ और हो। तीसरा जो हमसे इससे लाभ है नवतारा चक्र पद्धति से, वह है आपस के मन का मिलन। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, तो हमारा नक्षत्र हमारा मन हुआ और सामने वाले का नक्षत्र हमारा उसका मन हुआ, तो दोनों नक्षत्रों को यदि मिलाते हैं तो यह देखते हैं कि दोनों के मन का तालमेल कितना। इसलिए इसे कहा गया है नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत है, सटीक है। और यही वजह है कि हमने YouTube पर जो पोस्ट करके रखा है आपके लिए, नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति ज्योतिषियों की। तो अंक ज्योतिष में आप देखेंगे कि आपके पास वह जो भी डेटा है कि कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा ग्रह खराब है, इसको भी लेकर जाएं तो भी वहां से निकल सकता है। साथ ही साथ खुद भी आकलन कर सकते हैं कि कौन से ग्रह खराब है कौन से शुभ है। और वैसी स्थिति में जब नक्षत्र हमारा फल अच्छा नहीं देगा संबंध का, तो फिर हम आपस का संबंध कैसे सुधार सकते? दो व्यक्तियों का मिलन मन नहीं मिले, फिर फल कहां से मिले? इसलिए कहा गया है ग्रहों का मन नक्षत्र होता है और नवतारा चक्र पद्धति का मन भी इस अध्ययन करता है कि उसका मन आपका मन उसके मन से मिलता है, मेल खाता है या नहीं। और वैसी स्थिति में यदि ऐसे नक्षत्र का व्यक्ति मिला जिसके स्वामी आपके शत्रु हैं नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार, फिर वह सुफल नहीं दे सकता, चाहे वह घर में हो, समाज में हो, गांव में हो, शहर में हो, देश में हो या कहीं। तो ये रहे नवतारा चक्र पद्धति पर हमारी छोटी सी प्रस्तुति। और यही वजह है कि हमने इस प्रस्तुति में नवतारा चक्र पद्धति पर जो प्रस्तुति यूट्यूब पर रखी है उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली वहां रखी है और आपस में मित्रता से संबंधित आकलन करने का प्रयत्न किया, जिससे यह पता चलता है कि नवतारा चक्र पद्धति काफी सटीक पद्धति है, बहुत ही सुपरिचित।
उनके मिलन का परिणाम का। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के नौ तारा चक्र, कल का ताराबलम में। और आज चंद्रमा क्या कहते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वो वे आज 1 बजे तक सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद 1 बजे के बाद सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, उसके पहले शर्मिष्ठा नक्षत्र में होगा। सॉरी, 1 बजे तक शतभिषा नक्षत्र में, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। और यदि हम भरनी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वा भाद्रपद में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक का आकलन करें तो पहला भाग प्रत्ययी होता है जो कि पीड़ादायक है, उसके बाद साधक होता है जो कि शुभ फलदायक है। वहीं दूसरा एक उदाहरण लेते हैं इसमें, जिसमें पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अति मित्रता का है, बहुत ही शुभ है, और दूसरा भाग जन्म का है जो पीड़ादायक। अब प्रश्न उठता है कि यदि आज का मुहूर्त हमारा, आज का समय खराब है, फिर क्या करें शुभता बनाने के लिए। तो आपको बता दें, शुभता बनाना इतना आसान नहीं है, जोखिम नहीं है। यदि आज ऐसा कोई मुहूर्त है या कल कोई मुहूर्त है जिसमें आपको काम करने हैं, तो अग्रिम योजना बनाकर आप उसका काम, अपना काम निकाल सकते हैं, ताकि आप जो भी काम करें शुभ फल की स्थिति में करें, अशुभता की स्थिति में नहीं करें, नौतारा चक्र पद्धति के अनुसार। क्योंकि नौतारा चक्र पद्धति अपने आप में ऐसी पद्धति है जो शुभ फलदायी भी होती है और अशुभता की भी स्थिति होती है। तो नौतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी, ताराबलम भी उससे, उसी से निकला हुआ। और उपयोग जब हम मुहूर्त में उपयोग करते हैं तो हम यही कहते हैं कि जोखिम नहीं है, क्योंकि जोखिम नुकसानदायक हो सकता है। फिर भी कुछ लोगों का सुझाव आया कि आखिर कुछ तो उपाय होगा, तो उपाय के तौर पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि तारा आपका आज का जन्म नक्षत्र में आता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में आता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरी में आता है तो नमक का दान करें, और नैधन्य में आया फिर मुहूर्त को त्यागे, फिर भी मजबूरी हुई दिल से होने का दान करें। इन्हीं शब्दों के साथ नौ तारा चक्र पद्धति पर हम विशेष प्रस्तुति आपको समाप्त करते हैं। कल पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं और विदा लेकर अगली प्रस्तुति में चलते हैं। अगली प्रस्तुति है चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा आज के कुंभ राशि में है, कोई भी दूसरी राशि में चंद्रमा के गोचर की संभावना क्षीण है, इसलिए चंद्रमा आज कुंभ राशि का ही फल देंगे दोनों पक्षों में, यानी केवल के पहले भाग और दूसरे भाग। और कोई भी जब चंद्रमा मार्गी होकर कुंभ राशि में आया है तो वे चंद्रमा कुंभ राशि में, इसे, इस पद्धति को हम चंद्रबलम कहते हैं। और इनके अनुसार मेष राशि में जन्मे जातक वृषभ, सिंह और कन्या, धनु और कुंभ राशि में जन्मे जातक के लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि ये नक्षत्र को राशि में चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार फल इसी तरह का है कि मेष, वृषभ, सिंह, कन्या
और धनु राशि तथा कुंभ राशि के जातक के लिए शुभ होता है। वहीं मिथुन, तुला और मकर राशि के जातक ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनके दिन शुभ हो, और अन्य राशि बहुत सावधान रहें ताकि दुर्घटना आदि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि अगली प्रस्तुति में हमारे साथ चलें। अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त से है। चौघड़िया मुहूर्त की उपयोगिता काफी है, इसलिए चौघड़िया मुहूर्त को हम पर अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग प्रस्तुति किए हैं, वो यूट्यूब पर रखे हैं। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में चौघड़िया की यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। यह शुभ अशुभ मुहूर्त तो बताता ही है। किसी भी कार्य को, चाहे डोमेस्टिक हो या ऑफिस का हो, शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। कोई भी काम आरंभ करने के पहले भी इसका उपयोग किया है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना पाया या मुझे याद नहीं देख पाया किसी भी शुभ मुहूर्त को, या नहीं देखना चाहता हो, तो भी उसे सलाह दी जाती है कि कम से कम चौघड़िया मुहूर्त के उपयोग। चौघड़िया की पर हमने यूट्यूब का अलग से वीडियो पोस्ट किया है ताकि आप अग्रिम योजना बना सके किसी भी कार्य। और चौघड़िया में हम यह देखते हैं कि आज का चौघड़िया की उपयोगिता में संक्षिप्त परिचय आपको देते हैं। इस चौघड़िया कुल दिन के चौघड़िया 8 होते हैं, रात के चौघड़िया भी 8 होते हैं, और सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए एक चौघड़िया को माइनस कर दिया गया, यानी 7 चौघड़िया को लेकर यह नौ तारा चक्र पद्धति चौघड़िया की उपयोगिता बनी हुई है। और चूंकि साप्ताहिक दिन 7 हुए, चौघड़िया भी 7 हुआ, इसलिए ग्रहों को भी उनको चौघड़िया से जोड़ा गया, क्योंकि हर दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह। स्वाभाविक है कि चौघड़िया को भी ग्रहों से जोड़ा गया, और हर ग्रह विभिन्न कार्यों के प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, इसलिए हर चौघड़िया विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोगी होता है। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, पढ़ने लिखने से लेकर विद्यार्जन तक। और चौघड़िया का उपयोग करते करते हमें आदत हो जाएगी कि चौघड़िया क्या होता है। चौघड़िया फिलहाल परिचय के तौर पर, जब भी दिन में अशुभता की स्थिति अधिव्याप्त हो तो उसे त्याग करना चाहिए। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। तो चलिए आज का चौघड़िया हम देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या क्या है। तो आज का चौघड़िया बताता है कि 6:59 से प्रातः से 8:38 प्रातः तक जो काल चौघड़िया है वो काल बेला और राहु काल से ग्रसित है। वहीं लाभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है, और रात्रि का भी लाभ चौघड़िया जो 10:30 से 11:55 तक है वह भी ग्रह से ग्रसित, अशुभता से ग्रसित है, इसलिए इसका परित्याग करना चाहिए, ग्रह से नहीं अशुभता से, जिसमें शुभ फल की आशा तो बिल्कुल नहीं है और अशुभ फल की गारंटी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, सॉरी विदा नहीं लेते हैं, अगले भाग में ले चलते हैं आपको। और वह अगला भाग अंतिम भाग है, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष में हम पहले भी बताते आए हैं कि संक्षिप्त परिचय के रूप में अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, शून्य अंक की गणना में नहीं ली जाती, और उस एकल अंक में पांचवा अंक जो होता है मध्यम अंक होता है। कंपाउंड नंबर जब भी हमें मिलता है जिसमें एक से अधिक अंक मिलते हैं, तो उनमें प्रयुक्त हुए अंकों को भी जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। हर अंक जो हुए उनके एक स्वामी ग्रह होते हैं और उन्हें एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। जैसे पहला अंक का स्वामी सूर्य बने तो और उसके राजा स्वामी बनते हैं, तो सरकार उनके स्वामी बनते हैं। मतलब
सरकार, राज्य और सरकार दोनों एक दूसरे के मित्र हुआ करते। एक ही राजा और सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, नाम अलग अलग। चंद्रमा रानी का, गुरु बृहस्पति का, और चार चार का राहु, चार का शरारती तत्व, पांच का राजकुमार, छठा का मंत्री, सातवां का धर्मगुरु, आठवां का अधीनस्थ, अपने से नीचे तबके के लोग, नौवां का सेनापति। तो यह हमने जाना। अब हमें जन्म तिथि में मतलब अंकों की दुनिया में ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंक होते हैं जन्म तिथि से और जन्म तिथि से निकले से अंक, ये स्थायी रूप से और क्षर रूप से सबसे पहला जो हमारे पास अंकों का मूल्य आता है वह आता है नाम। नाम में अक्षर जो प्रयुक्त होते हैं उनका हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है। उनमें प्रयुक्त हुए अक्षरों के अंकीय मूल्य को परिवर्तन कर लें अंकों से, और फिर उसे जोड़ करें और एकल अंक में परिवर्तित करें, जो कि आपका नामांक कहलाता है। नामांक मूलांक और भाग्यांक से अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ बता दें कि मूलांक जब तिथि को के योग को किया जाता है, तिथि को जोड़ा जाता है जन्म तिथि से, तो उसे मूलांक कहते हैं। तिथि माह और वर्ष को जोड़ा जाता है तो भाग्यांक कहते हैं। और केवल भाग्यांक को जोड़ा जाता है, और पुरुष के लिए 11 में से घटाकर महिला को में से पांच चार जोड़कर हम अंक निकालते हैं, तो फिर हमें एक अंक मिलता है। उदाहरण स्वरूप एक नाम हमने लिया सुनील, और आप देखें सुनील का नाम में स्पेलिंग गलत है, जो कि जातक ने अपना नाम को ठीक कराने के तौर पे रखा हो। क्योंकि अगर हम इसमें से सुनील निकाल देते हैं, इस नाम में से हम यदि ई को हटा देते हैं तो 18 बनता है। इसलिए सुनील ने अपना नाम का सुधार कर उसको 5 पर ले, इसलिए एक नाम से सुनील का नाम जो पुकारा जाता है जातक का 5 अंक बनता है। 5 अंक शुभ होते हैं। और इस हमने यह सुनिश्चित करना होता है कि जो नामांक नाम का अक्षर होता है वो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु तो नहीं है। और ये यहाँ तक कि जब हम मूलांक भाग्यांक निकालते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि मूलांक भाग्यांक वह शनि का शत्रु नहीं, सॉरी, मूलांक भाग्यांक जो होता है उसका जो नामांक निकलता है वो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो, या नामांक जो निकला वो मूलांक और भाग्यांक उसके शत्रु नहीं। नामांक के शत्रु मूलांक भाग्यांक नहीं हो, मूलांक भाग्यांक के शत्रु नामांक नहीं, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो यह जानने के लिए कि कौन से अंक शत्रु होते हैं, यह सूची आपके समक्ष उपलब्ध है। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8। इस प्रकार हम सभी अंकों के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ बाएं साइड बगल में जो लिखा हुआ है, हर मूलांक वाले का नाम का पहला अक्षर क्या होगा। तो यदि हम देखें, क्योंकि जातक का नाम 6 पर नहीं गया है, संभवतः 6 पर नहीं गया है, 6 पर अगर जाता तो फिर समस्या होती, क्योंकि सूर्यदेव और शुक्रदेव में नहीं बनता, ये शत्रु होते हैं। तो नाम का पहला अक्षर जो है जातक का, चूंकि नाम 2 पर गया है तो 2 के जातक को का नाम का पहला अक्षर टी एम टी यू वी पी डब्ल्यू एफ पी नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊर्जा जातक को देते हैं, तो यही अंक देते हैं। इसके बाद मोबाइल अंक है, शहर का अंक है, गांव का अंक है, आपके गली का अंक है, आदि आदि सभी अंक का अंक जो शब्द हुए उसका अंकीय मूल्य होगा, और इसी क्रम में हम उसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं आज के अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा।
तो आज का दिन आप देखें, 11/8/2025 तिथि है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन, रानी और राजा, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। तो 2 और 1 का संबंध सभी के बल्ले बल्ले। कोई अंक शत्रु नहीं है, केवल 8 को छोड़। तो 8, 17, 26 को जो जन्म जातक होंगे वे सावधान रहें, कोई भी स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वाहन चलाते समय सावधान रहें, क्योंकि 1 के भी 8 शत्रु हैं, 2 के भी 8 शत्रु हैं, इसलिए दोनों शनि के शत्रु होते हैं, 8 के शत्रु हैं, इसलिए सावधान रहने की चाहिए 2 अंक वाले। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आप तक YouTube तक से पहुंचाई गई। तथ्य इसमें विभिन्न ग्रंथों और पुस्तकों जो हमने पढ़ा है, पत्रिकाओं सहित हमने पुस्तक आपको के लिए रखा है। यहाँ तथा वस्तु तथ्य जो रखे वह विभिन्न ग्रंथों और पत्रिकाओं को जो हमने पढ़ा है उससे लिया गया है। छवि तथा आरंभिक ध्वनि वह गूगल से ली गई है, और डेटा दृक पंचांग से ली। इस प्रकार यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, और साथ ही साथ आप सभी मिलकर साझा करें इस प्रस्तुति को मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन अधिक समृद्ध, सफल और समृद्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं, कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय सोमदेव, जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव।